हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ लक्ष्य। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा दोस्तों कि धार्मिक ग्रंथ में वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। आज के इस वीडियो में हम ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि ऐतिहासिक ग्रंथ में हम भारतीय इतिहास को कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो पहला सवाल ये उठता है कि ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ वैसी ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम किसी भी स्थान की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को समझ सकते हैं। बात करें पिछले क्लास में जब हम लोगों ने धार्मिक ग्रंथ को पढ़ा था तो धार्मिक ग्रंथ में हम लोगों ने पूरी तरीके से धर्म की बातें समझी थी। इसमें कुछ बातें ऐसी भी थी जिससे हमें किसी भी स्थान की धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती थी। आज की बात करें तो आज हम ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ते हैं और ऐतिहासिक ग्रंथ को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, जिसे हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें जो विषय है वो है मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति। सबसे पहले बात करें तो जो चाणक्य हैं वो मौर्य काल से संबंधित थे। तो जाहिर सी बात है चाणक्य के द्वारा लिखी हुई अर्थशास्त्र में भी मौर्य काल की बात की गई होगी, इसलिए इसमें मौर्य काल की बात की गई है। इसमें मौर्य काल के राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति की बात की गई है। आगे बात करें अर्थशास्त्र की तो अर्थशास्त्र की संरचना में इसमें 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं। यानी अर्थशास्त्र 15 पार्ट्स यानी 15 भाग में बटा हुआ है, 180 चैप्टर्स और 180 अध्याय में बटा हुआ है। बात करें अर्थशास्त्र की भाषा की तो अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। आगे बात करते हैं हम लोग राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण हैं, जो एक कश्मीरी लेखक हैं। इसकी भाषा संस्कृत है और इसकी विषय की बात करें तो इसमें कश्मीर के इतिहास की बात की गई है। अब बात करते हैं तो जो कल्हण हैं वो कश्मीर के लेखक हैं, तो जाहिर सी बात है तो उनकी जो पुस्तक होगी राजतरंगिणी उसमें कश्मीर के इतिहास की बात की गई होगी। सबसे बड़ी बात राजतरंगिणी की यह है कि यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास है। जो कल्हण ने राजतरंगिणी लिखा है इसमें कल्हण ने प्रथम प्रयास किया है किस चीज़ का, तो ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रथम प्रयास किया गया है। किस भाषा में, तो वो संस्कृत भाषा में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में यह पहला प्रयास था जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया। अब आगे बात करें तो चचनामा। चचनामा को ही फतेहनामा सिंध के नाम से जानते हैं। चचनामा के जो लेखक हैं वो है अली अहमद। और चचनामा में क्या बात की गई है, तो चचनामा में अरबों की सिंध विजय की बात की गई है। अरबों ने सिंध पर किस तरीके से विजय प्राप्त किया इसकी जानकारी हमें चचनामा में देखने को मिलती है और इसी वजह से इसका नाम फतेहनामा सिंध रखा गया है। अब आगे बात करें तो चचनामा की जो भाषा है वो फारसी है। चचनामा फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। अब अगले ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करते हैं तो अगला है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी की जो लेखक हैं वो है पाणिनि। और अष्टाध्यायी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह संस्कृत व्याकरण की प्रथम ग्रंथ है। इनसे कई बार सवाल बनते हैं कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम ग्रंथ कौन सी है, तो वो है अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजव्यवस्था की जानकारी मिलती है। मौर्य काल के पहले की जानकारी और मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हमें अष्टाध्यायी से मिलती है। अब आगे हम बात करते हैं गार्गी संहिता। गार्गी संहिता की बात करें तो गार्गी संहिता के लेखक हैं कात्यायन और इसमें हमें ज्योतिष और भारत में होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। कात्यायन की लिखी हुई जो गार्गी संहिता है इसमें हमें दो चीज़ों की विशेष रूप से जानकारी मिलती है। पहला तो ज्योतिष की जानकारी मिलती है और दूसरा भारत पर होने वाले यवन आक्रमण यानी ग्रीक के आक्रमण की जानकारी मिलती है। अब आगे हम बात करते हैं तो अगला है महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक हैं पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि और महाभाष्य में हमें शुंगों की जानकारी मिलती है। जाहिर सी बात है कि जो पतंजलि है वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हैं। तो जब पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि हैं तो पतंजलि द्वारा लिखी पुस्तक में शुंगों की जानकारी हमें आवश्यक रूप से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारे जो धार्मिक ग्रंथ
और उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ के जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो गए, कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम अगले वीडियो में विदेशियों के विवरण के बारे में जानेंगे और उनसे हमें किस तरीके से इतिहास को समझने में मदद मिलती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे।